Hello students, welcome to our Unicorn Factory classes and I'm your science teacher. We are continuing the biology and in the biology we are study with the disease. Okay, now first of all we have so many kind of disease or the pathogens. So what are the pathogens? Any living organisms that transfer to the another organisms and cause the disorder of the physiology of any other living organism. Means कोई भी ऐसा पैथोजन या कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के बॉडी के अंदर जाके दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाके उसकी फिजियोलॉजी को उसकी मेटाबॉलिज्म को खराब कर देता है, उसे हम कहते हैं पैथोजन्स। पैथोजन्स कई तरह के होते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें पूरे लिविंग ऑर्गेनिम्स की तो हमारे पास पहले मोनेरा किंगडम आता है, फिर प्रोटिस्टा किंगडम आता है, उसके बाद फंजाई किंगडम आता है, प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। ओके, जिसमें से तीन किंगडम तो पूरे के पूरे पैथोजन कॉज कर ही देते हैं। जैसे हमारे पास है मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, ये तीन इन्फेक्शन आपने बहुत सुने होंगे कॉमन। तो अब आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द बैक्टीरियल डिसीज। और आज का जो पैथोजन है वो कौन सा है? बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया होता क्या है? ये जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया बुरे ही हो, बैक्टीरिया अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। हो सकते क्या? होते ही हैं। जैसे आपकी जो गट है उसमें बहुत ही अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो विटामिन B12 को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हम रोज दही खाते हैं तो लैक्टोबैसिलस होता है उसमें, और बहुत सारे हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं लाइक ई कोलाई होता है। इसके अलावा बहुत तरह के होते हैं। तो बैक्टीरिया सुन के आप बुरा ना माने, बैक्टीरिया हमेशा बुरे नहीं होते। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक बैक्टीरियल डिसीज है, तो जो बैक्टीरिया डिसीज कॉज करते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग पैथोजेनिक एजेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ, तो उनका जो इम्पैक्ट है बॉडी के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर, वो देखना है कि किस तरह से डिसास्टर कॉज करते हैं। तो बैक्टीरिया की डेफिनेशन हम चेक करें तो है कि भाई वो तो यूनिसेल्युलर प्रोकारियोट्स होते हैं। अब प्रोकारियोट्स क्या होते हैं? अगेन सेल चैप्टर पे जाना पड़ेगा आपको। तो ये प्रोकारियोट जो है कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। बाइनरी फिजन क्या होता है कि भाई एक सेल है हमारे पास, एक से दो सेल बनाएंगे। तो कैसे होगा? अगर एक छोटा सा सेल था या बैक्टीरिया है तो ये अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके अपनी चीजों को, जैसे DNA हो गया या RNA हो गया या साइटोप्लाज्म हो गया, इनका साइज डबल कर लेगा। ठीक है, सो इंक्रीज साइज एंड इंक्रीज साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। तो DNA भी बढ़ गया और साइटोप्लाज्म भी बढ़ गया। अब ये अपने आप को डिवीजन करना शुरू करेगा। तो क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर हम स्पेशली यू बैक्टीरिया पढ़ते हैं, यू बैक्टीरिया मींस ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया मोनोरा किंगडम में आते हैं। मोनोरा किंगडम प्रोकारियोट्स होते हैं तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। यहाँ पे सीधे साइटोकाइनेसिस होगा, कार्योकाइनेसिस नहीं होगा। तो सेल डिवाइड करेगा और सेल एक से बनाएगा दो छोटे छोटे डॉटर सेल, छोटे छोटे डॉटर सेल्स बना देगा। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके डॉटर सेल। ये थी मम्मी जी। ठीक है, और ये आपके डॉटर सेल्स हो गए। तो हमने वैसे बोला कि ये सीधे साइटोकाइनेसिस करेगा। तो मैं दो वर्ड यूज करे यहाँ पे, एक है कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस, फिर दूसरा है साइटोकाइनेसिस। तो साइटो का मतलब होता है सेल, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, तो सेल का डिवीजन। लेकिन सेल के डिवीजन से पहले डिवाइड होता है DNA और द न्यूक्लियस, है ना? क्योंकि न्यूक्लियस एक से दो बनना चाहिए तभी तो दो डॉटर सेल में जाएगा। तो कार्यो का मतलब होता है एक तरीके से न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब डिवीजन, राइट?
तो बैक्टीरिया जो प्रोकारियोट्स होते हैं, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसमें कार्योकाइनेसिस नहीं होता, सिर्फ साइटोकाइनेसिस होता है। तो साइटोकाइनेसिस कार्योकाइनेसिस क्या होता है ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, ये क्यों है? देखो, अगर कार्योकाइनेसिस होगा तो सेल डिवीजन में टाइम लगेगा, और सिर्फ साइटोकाइनेसिस है तो सेल डिवीजन में इतना टाइम नहीं लगता। तो हुआ क्या, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये एनालॉग बनता जाएगा और बैक्टीरिया की ग्रोथ तेजी से होगी। सो bacteria are unicellular prokaryotes, reproduce binary fission, and they may be beneficial, support the gut health। जिससे बताया कि हमारे गट में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। गट हेल्थ एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो सिर्फ गट में ही नहीं, इनफैक्ट जो लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं, राइजोबियम, उनमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। सो फिक्सेशन की हम बात करें तो लेग्यूमिनियस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट जिनकी रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है वो सॉइल में आके अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्रेट के फॉर्म में आएगी और प्लांट उसको एब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। तो गट फ्लोरा भी हो गया, हमारे जो गट में बैक्टीरिया होते हैं वो भी हो गया, गट फौना भी हो गया। सेकंड, फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, लेकिन डिजीज भी तो कॉज करते हैं ना। सो दे सम आर द पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मैंने मतलब आपको पहले बता दिया कि भाई क्या होता है। पैथोजन वो होता है जो दूसरे के अंदर ट्रांसफर होके उसके क्रियाक्रम करते हैं, उसका डिसऑर्डर कर दे। तो कॉज द न्यूमेरस इन्फेक्शन डिसीज with major public health relevance in the India and globally। मैंने यहाँ पे दोनों वर्ड लिखे हैं, इंडिया एंड ग्लोबली। ओके, तो इंडिया से इसलिए क्योंकि आपका यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम है, उसमें जो भी करंट अफेयर होंगे वो यहाँ इंडिया के रेस्पेक्ट में भी होने चाहिए, प्लस ग्लोबली भी होने चाहिए। अब हम देखने वाले हैं कि कितने तरह के पैथोजेंस होते हैं, वो कहाँ टारगेट पॉइंट रखते हैं और क्या कॉज करते हैं। तो एक छोटी सी टेबल है, उसको अब देखते हैं। इसको आप देख लीजिए, फिर स्लाइड चेंज करते हैं। क्लासिफाइंग बैक्टीरिया द पैथोजेंस एजेंट। जो पैथोजेनिक एजेंट है उसको क्लासिफाई हम कैसे करते हैं? तो पहले तो है शेप के बेसिस पे, इस शेप क्या होगी। शेप स्फेरिकल है तो कोकाई बोलेंगे, रॉड शेप्ड है तो बेसिली बोलेंगे, और स्पाइरल है तो स्पाइरेलिया बोलेंगे। फोकस और द स्फेरिकल इस तरह से हो जाएगी। ओके, और बेसिलस होगी तो लो जी रॉड शेप हो गई, और स्पाइरेलियम होगी तो इसे स्पाइरल हो गई, इस शेप की हो गई। अब आप सोचेंगे कि भाई तो बहुत छोटे छोटे से हो गए, ये मूव कैसे करते होंगे? आपको पता है इनके पास ना फ्लैजिला भी होता है, किसी के पास फ्लैजिला है, किसी के पास सीलिया है, तो इस तरह से मूवमेंट करते हैं। अब फ्लैजिला और सीलिया क्या है? अगेन बैक टू द सेल चैप्टर। दूसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, कि भाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे किस तरह से होते हैं, हमारे पास कितने टाइप के हैं? तो दो हैं, एक है एरोबिक, दूसरा है एनएरोबिक। एरोबिक वो है जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, और एनएरोबिक वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, चलो ऑक्सीजन चाहिए नहीं चाहिए ये तो हो गए। इसके अलावा एक दो वर्ड और है, फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब है कि जब फैसिलिटीज आएगी तो उस तरह से बिहेव करना शुरू कर देंगे। जैसे फैकल्टेटिव एरोबिक मींस है तो एनएरोबिक, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगी उस फैसिलिटीज को यूज करेंगे एंड दे बिकम द फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरे होते हैं ऑब्लिगेट एरोबिक मींस उन्हें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी दे विल डाई। ओके, तो दो वर्ड में यहां पर लिख देता हूं, एक है ऑब्लिगेट
जिनको वो चीज चाहिए ही चाहिए। एक होता है फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव जिनको अगर चीज मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो दूसरी तरह से बिहेव कर लेंगे। अगर ऑप्शन मिली तो ठीक है एरोबिक बन जाएंगे, नहीं मिली तो एन एरोबिक बनी रहेंगे। ठीक है, ये दोनों केस में है, फैकल्टेटिव एरोबिक, ऑब्लिगेट एरोबिक, ये तो है ही है। दूसरा फैकल्टेटिव एन एरोबिक मींस ऑक्सीजन में रहते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो एन एरोबिक बन जाएंगे। एंड ऑब्लिगेट एन एरोबिक मींस अगर ऑक्सीजन मिल गई तो मर जाएंगे। अब तीसरी कैटेगरी देखते हैं, ग्राम रिएक्शन। ग्राम रिएक्शन जो होता है ये सेल वॉल के बेसिस पे होता है। जब भी हम इसको स्टेन देते हैं तो सेल वॉल को कैसे ये स्टेन कैप्चर कर पाएगा। एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि स्टेन एक्सेप्टेड, यहां पे रिजेक्टेड, मींस जो सेल वॉल है, अब तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। हर किसी की जो सेल वॉल है किसी न किसी चीज से मिलके बनी है। प्लांट की बात करें सेलुलोज, फंजाई की बात करें काइटिन, बैक्टीरिया की बात करें सो वी हैव दी पेप्टिडोग्लाइकन। मैं लिख देता हूं उसको भी, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, जो सेल वॉल बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। चलिए अब एक और चेक करते हैं, पैथोजेनिसिटी मींस बिहेवियर। कि इनका बिहेवियर कैसा है, इनके पैथोजन है भी या नहीं। एक होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस, एक होते हैं ट्रू पैथोजेंस। जैसे मैंने आपको बताया ऑब्लिगेटिव एंड द फैकल्टेटिव सेम थिंग्स आर डिस्कसिंग हियर, कि भाई वो अपॉर्चुनिटिक पैथोजन है या फिर ट्रू पैथोजन है। अगर अपॉर्चुनिटिक है तो जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैथोजन बन जाएंगे, अदरवाइज फ्री तरीके से रहेंगे। सेम केस फॉर द ट्रू पैथोजन। वैसे तो ट्रू पैथोजन हैं, अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो कुछ और फ्री माइंड में रह नहीं पाएंगे, फ्री स्टेट में रह नहीं पाएंगे। उन्हें तो भाई दूसरे का खून चूसना ही चूसना है। अपॉर्चुनिस्टिक वाले में क्या होता है, खून मिल गया है तो ठीक है, ना मिला तो संत बने फिरते रहेंगे। ठीक है, ये दोगले इंसान होते हैं ना, वो है ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। एक तो होता है कि वेजिटेरियन है, दूसरा कहता है एगिटेरियन है, तीसरा कहता है नहीं हम तो जो नॉन वेजिटेरियन है। एक चौथे और होते हैं, पता क्या, मौकाटेरियन। मौकाटेरियन क्या करते हैं, जो मौका मिल जाए भाई वही खा लो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एगिटेरियन, मैं ओवाटेरियन, मैं वेजिटेरियन, मैं नॉन वेजिटेरियन। वो होते हैं मौकाटेरियन। तो ऐसे ही क्या है, मौकाटेरियन टाइप के हो गए, मौका मिला मार गोली। इसको देख लीजिए, हाँ जी। तो ये है वो बैक्टीरियल डिसीज की टेबल जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये याद रखना है कि भाई सिस्टम अफेक्टेड मींस टारगेट साइट क्या है उसके, है ना। बैक्टीरिया कहां जाके, बैक्टीरिया ही नहीं वो पैथोजेंस कहां जाके अटैक करेगा, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है मींस बायोलॉजिकल नेम क्या है, और वो क्या करेगा, कॉमन एज क्या कहते हैं डिसीज कौन सी कॉज करेगा। तो एक तो हो गया अफेक्टेड सिस्टम, टारगेट साइट, दूसरा डिसीज, और तीसरा पॉजिटिव एजेंट। ओके, तो एक एक करके इसको देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। तो पहला अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा और हल्का सा जूम कर देता हूँ। डिजीज का नाम है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका पॉजिटिव एजेंट है, मींस ये है इसका पॉजिटिव एजेंट। इसकी वजह से ये बीमारी होती है, और ये बीमारी कहाँ होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है।
ये 1 मार्क्स एमसीक्यू में बहुत आराम से पूछे जाएंगे, आपको एटलीस्ट इतने तो याद करने पड़ेंगे। फाइन, तो आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में इजीली कवर हो जाएगा। और ये भी याद रखना है कि जितने भी पॉजिटिव एजेंट हैं ये सारे के सारे बैक्टीरिया हैं। होगा क्या, फंजाई भी ऐड कर देंगे कहीं ना कहीं, क्या कहते हैं वायरल भी ऐड कर देंगे, और एक बैक्टीरियल भी। तो मैच द फॉलोइंग कीजिए कि कौन सा बैक्टीरियल है, कौन सा फंगल है, कौन सा जो है वायरल डिसीज है, इस तरीके से भी आएगा। सेकंड डिसीज है डिप्टेरिया। डिप्टेरिया भी आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, प्लस गले की तरफ, जीभ की तरफ ये ग्रे लेयर बनाती है। ओके, तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्टेरिये। फाइन, कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्टेरिये है। अब तीसरी बीमारी आती है टिटनस, बहुत कॉमन होती है। कहीं भी लोहा आपके लग जाता है जिसमें जंग लगी होती है, आपको तुरंत टिटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, या कुत्ते ने काट लिया तब भी टिटनस का इंजेक्शन लगवाना है, एक्सीडेंट हो गया तब भी टिटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। इसके हम ना एक एक करके बाद में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो टिटनस क्या अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और किसकी वजह से होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। दूसरी बीमारी है मेनिंगिटिस, ये भी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज नेसेरिया मेनिंगिटिस। फिर है टाइफाइड, बहुत कॉमन है ना। तो जैसे कॉमन कौन कौन सी, ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है, टिटनस बहुत कॉमन है, टाइफाइड बहुत कॉमन है, मेरे को तो हुआ है, 2 दफा हुआ है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, और इसका जो है वो है सैल्मोनेला टाइफाई। सैल्मोनेला टाइफाई किसी भी कंटेमिनेटेड फूड में आ सकता है, ठीक है, चाहे वाटर में आ जाए, कैसे भी आ जाए, आपको कहीं भी हो जाता है। जब मैं दिल्ली पहली बार आया था तो मुझे तो टाइफाइड हुआ ही था, ओके, जिसकी वजह से मेरे 6 महीने बर्बाद हो गए थे, क्योंकि इसमें भी ना टाइप्स होते हैं, सैल्मोनोटाइफाई ए, सैल्मोनोटाइफाई बी, सैल्मोनोटाइफाई सी। तो डिपेंड करता है कि आपको कितने कंसेंट्रेशन का हुआ है, प्लस कितनी वैरायटी का हुआ है। एट दैट टाइम आई वाज सफर्ड बाय द ऑल 3 टाइप्स, ओके, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। फिर आता है कॉलेरा। कॉलेरा भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इफेक्ट करता है, और इसका जो एजेंट है वो विब्रियो कॉलेरा है, ठीक है। फिर है डिसेंट्री, डाइजेस्टिव सिस्टम को कॉज करता है, और इसका है सिंगेला डिस डिसेंटेरिये। फिर लिपेस्ट्री, लेप्रोसी। लेप्रोसी भी एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसमें आपके नर्वस टिश्यूज को डैमेज होने लगते हैं और स्किन भी डैमेज होने लगती है, ओके, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर टाइप का सा होता है ये वैसे। तो ये सॉफ्ट और द स्किन टिश्यू डिसीज है, और ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। फिर है गोनोरिया, ये एसटीडी है। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ओके। ये कहाँ अफेक्ट करता है, जेनिटो यूरिनरी को इफेक्ट करता है, मींस जो जेनिटल एरिया है मेल फीमेल का उस पर इफेक्ट करता है, और यूरिनरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। और ये होता किसकी वजह से, ये होता है सेरिया गोनोरिया, ठीक है। तो ये एसटीडी की तरह है। दूसरा जो एसटीडी है हमारा सिफिलिस। सिफिलिस भी एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ये किसकी वजह से है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम की वजह से है, और ये भी हमारे जेनिटो यूरिनरी को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये डिसीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब आता है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स किसकी वजह से है, एंथ्रेक्स है आपका बैसिलस एंथ्रेसिस, और किसको अफेक्ट करता है, जूनोटिक। ये जूनोटिक डिसीज है, मींस जानवर से जानवर में इजीली चला जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो ये बैसिलस एंथ्रेसिस को पॉजिटिव एजेंट है। फिर है प्लेग। प्लेग जो है आप देखोगे, प्लेग किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से हो रहा है, और ये क्या होता है, ये वेक्टर बॉर्न डिसीज होती है, ओके, ये वेक्टर बॉर्न डिसीज है। तो प्लेग भी एक बहुत कॉमन बीमारी है जो आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छी तरह से याद करनी है, बार बार इसको आप देखेंगे तो एक बार में तो होगा नहीं,
बार बार करोगे तो इजीली आपका हो जाएगा। फाइन, इसको आप देख लीजिए। फिर चेंज करते हैं स्लाइड। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी, तकरीबन 25% लोग इससे परेशान हैं, इसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। हाँ जी, ये है ट्यूबरक्लोसिस। ये किस तरह से फैलती है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको कैसे पहचाने, हम आज इस वीडियो में चेक करेंगे। तो ट्यूबरक्लोसिस जो इंडिया की मेजर हेल्थ डिजीज है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, जो भी एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी वजह से ये होता है। तो ये प्राइमरी लंग्स पे अफेक्ट करती है, जो पल्मोनरी टीबी है ये, और में अफेक्ट लिम्फ नोड्स। लिम्फ जो होते हैं हमारे, ये इम्यूनिटी के लिए होते हैं। ओके, ये किडनी और जो ब्रेन की लेयर होती है उसको भी अफेक्ट करती है, दैट इज द मीनिंग। फाइन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, किस तरह से पहचाने कि भाई ये टीबी है। आप कैसे पहचानेंगे कि कोई जो व्यक्ति खांस रहा है उसको टीबी है कि नहीं। इसके कारण है क्रॉनिक कफिंग लास्टिंग मोर देन 2 वीक्स, 2 हफ्तों से ज्यादा पहले खांसी होनी चाहिए और खांसी में खून निकलना चाहिए। ब्लड इन द कफ, वेट लॉस होना चाहिए, थकान हमेशा रहनी चाहिए, और फीवर एंड नाइट स्वेट, मींस रात में फीवर आएगा और पसीना भी बहुत ज्यादा आएगा। अब आता है इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। डायग्नोस के लिए आपको स्मीयर माइक्रोस्कोपी की जरूरत पड़ेगी। स्मीयर का मतलब होता है कि जो स्लाइड होती है कांच की, उसके ऊपर स्मीयर लगाया जाता है और उसको चेक करा जाता है ऑटोप्सी के अंदर। फिर आता है कि और क्या है, जीन एक्सपर्ट और चेस्ट एक्सरे, इसके थ्रू आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, DOTS रेकमेंड, मींस जो मेडिसिन है आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथेमीब्यूटेल। वैक्सीन, वैक्सीन कौन सी चीज होगी, BCG। ओके, ये बोविस के तौर पे बनाई जाती है। बोविस एक सीरम होता है। यूपीएससी के बेसिस पे क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई 25% ऑफ ग्लोबल टीबी केसेस, तो दुनिया में 25% टीबी केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। और हमारे पास एक प्रोग्राम है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTP एम्स फॉर द टीबी एलिमिनेशन बाय 2025। 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना है, ये हमारा एक नेशनल प्रोग्राम है। तो इसके लिए एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट चैलेंज को भी रिकॉग्नाइज करना है। इस स्लाइड को देख लीजिए, हम चेंज करते हैं। हाँ जी, वाटरबॉर्न डिसीज। वाटरबॉर्न डिसीज का मतलब होता है गंदे पानी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो पहला है टाइफाइड, बहुत कॉमन बीमारी है, दैट इज अ टाइफाइड। ये होता है सैल्मोनेला टाइफाइड की वजह से। ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे फैलता है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से ये फैलने लगता है। फिर सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स ये कि फीवर आएगा, आपका सिर दर्द करेगा, एब्डोमिनल पेन होगा, रैशेस रहेंगे बॉडी पे, हिपैटोस्प्लेमेंसी होगा, मींस लिवर और स्प्लेन जो है स्वेल करना शुरू कर देगा। डायग्नोस कैसे करना है, विडाल टेस्ट है, ब्लड कल्चर है। ओके, फिर आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, अजीटोमाइथाइसिन से। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कैसे करना है, ओरल वैक्सीन है, सैनिटेशन है, क्लीन वाटर है। अपने आप को बिल्कुल पर्सनल हाइजीन रखिए तो आपको टाइफाइड नहीं होगा। यूपीएससी की तरह अगर सोचें तो टाइफाइड मैरी एक असिम्प्टोमेटिक कैरियर थी, मींस एक ऐसी लड़की, एक ऐसी औरत जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, वो बस अपना खाना बनाती थी और सब में बीमारियां फैलाती थी। सैनिटेशन हम की बात करें तो स्वच्छ भारत और जल जीवन मिशन में इसको टारगेट करा गया ताकि कोई भी व्यक्ति टाइफाइड से ग्रसित ना हो। अब दूसरी बीमारी देखते हैं जो वाटरबॉर्न डिसीज है, दैट इज द कॉलेरा। ये किसकी वजह से होता है, विब्रियो कोलेरा की वजह से होता है। ट्रांसमिशन किसकी वजह से है,
फीको ओरल रूट मीन्स कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से। सिम्टम्स क्या है? राइस वाटर प्रोपाउस डायरिया मीन्स जो डायरिया है, जो लूज मोशन है, उसमें राइसी राइसी वाटर टाइप का निकलता है। सीवियर डिहाइड्रेशन एंड शॉक, वाटर की कमी हो जाती है। डायग्नोस कैसे करेंगे? स्टूल कल्चर, स्टूल कल्चर मीन्स जो फीकल मैटर है उसको डायग्नोस करके उसको लैब में ले जाकर चेक करेंगे कि इसमें किस तरह के बैक्टीरिया है। ट्रीटमेंट क्या है? ORS लीजिए, फ्लूइड लीजिए, डॉक्सीसाइक्लिन दवाई लीजिए, एजिटोथ्रोमाइसिन दवाई लीजिए अगर सीवियर केस है। प्रिवेंशन क्या है? ओरल कोरल वैक्सीन लीजिए और इंप्रूव द सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीनिक पे आपको बहुत ध्यान देना है। ये किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट कॉश ने डिस्कवर किया था। जब ये बहुत फैल गया था, वाटर मैनेजमेंट हमारा जो है फेल हो गया था, तब ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया था। रॉबर्ट कॉश ने इसको स्टडी करना शुरू कर दिया था। और हमारे पास जो इसका कंसर्न है कि दवाई सही से काम नहीं कर रही है, दवाइयां रेसिस्टेंट होती जा रही हैं, ये जो बैक्टीरिया है ये रेसिस्टेंट होता जा रहा है। तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस की दवाइयां होती जाती हैं और रिहाइड्रेशन रिमेन द की थेरेपी। बस पानी पीते रहिए, सैनिटेशन अपना सही रखिए, साफ पानी पीजिए, पानी को उबाल लीजिए फिर पीजिए ठंडा करके। अब आता है वैक्सीन प्रिवेंटेबल बैक्टीरियल डिसीज। तो डिप्टेरिया, डिप्टेरिया जो है हम देखेंगे कि डिप्टेरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्टेरिया से होता है। ट्रांसमिशन किसकी वजह से है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जिस व्यक्ति को हो रखा होता है वो छींकता है तो वो ड्रॉपलेट्स किसी और के पास चले जाते हैं। सिम्टम्स क्या है? ग्रेइश मेम्ब्रेन ऑफ द थ्रोट। आप देखेंगे थ्रोट के अंदर ग्रेइश मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है। गले में थकान, गले में खराश सी होना शुरू हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और टॉक्सिक डैमेज द हार्ट एंड नर्व्स, नर्व्स और हार्ट डैमेज होना शुरू हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? एंटीटॉक्सिन है, पेनिसिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। प्रिवेंशन क्या है कि भाई वैक्सीन ले ली जाए। यूनिवर्सल इम्यूनिफिकेशन की वजह से आप इसको रोक सकते हैं। मीन्स यूनिवर्सल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी जाए, सबको वैक्सीन दी जाए। रीइमर्ज हो सकता है ये अगर वैक्सीन सही से नहीं पहुंचाई गई तो। अब आता है टिटनस। टिटनस जो बहुत ही कॉमन डिसीज है, इसका क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया का नाम है। कैसे फैलता है? स्पोर्स इन द वुंड्स फ्रॉम द सॉइल। आपके कोई जंक वाला लोहा लग गया है या चोट लग गई है जिसकी वजह से जो उस पे स्पोर्स थे किसी भी लोहे पे, वो आपके घाव की तरफ आ जाते हैं और आपके ब्लड में आ जाते हैं। सिम्टम्स क्या है? मसल्स स्टिफनेस। तो आप देख सकते हैं कि बंदा जो है स्टिफ होना शुरू हो जाता है। लो जॉ, लॉक जॉ, पेनफुल स्पैज्म मींस पूरी बॉडी जकड़ जाती है। ट्रीटमेंट क्या है? एंटीटॉक्सिन, सिडेटिव्स है, एंटीबायोटिक्स है। प्रिवेंशन क्या है? टिटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन, ये वैक्सीन है। या फिर आप अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है, अगर सपोज कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है, तब भी आप हर 10 साल में टिटनस का इंजेक्शन लगवा लीजिए। प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन आप करवा लीजिए और AMR कंट्रोल पिलर आप ले लीजिए। इसको आप देख लीजिए, फिर नेक्स्ट चेंज करते हैं हम। लेप्रोसी, लेप्रोसी क्या होती है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से हाथ जो है ऐठे ऐठे से हो गए, क्योंकि इनका नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से खराब होना शुरू हो गया है। ये सॉफ्ट टिश्यूज या स्किन टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर देता है। इसकी प्रोफाइल चेक करते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, तो जो है नसल्स के थ्रू ये दूसरों को अफेक्ट करना शुरू कर देगा। फिर फीचर्स की बात करें तो स्किन लेजेंस है, लॉस ऑफ सेंसेशन है, मींस स्किन में सेंसेशन खत्म होना शुरू हो जाती है। पेरिफेरल नर्व डैमेज है, मींस नर्व्स पेरिफेरल, मैंने आपको नर्वस टिश्यू में पढ़ाया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये खराब करना शुरू कर देता है। प्रोग्रेसिव डिफॉर्मिटीज इफ अनट्रीटेड, मींस अगर आपने इसका ख्याल नहीं रखा तो हाथ पैर डिफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, ऐठन आना शुरू हो जाएगी, जैसे आपकी यहाँ पे आ रही है। ट्रीटमेंट क्या है? बहुत सारी दवाई लेनी पड़ेंगी, डेप्सोन, रिफेमेसिन, क्लोफेजिमाइन। यूपीएससी के पर्पज से क्या है? नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम, सरकार ने प्रोग्राम चला रखा है ताकि हम इसको अपनी जनता से बाहर निकाल फेंके, किसी भी व्यक्ति को लेप्रोसी ना हो। तो इंडिया एलिमिनेट
लेप्सरी एज द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम एंड ये 2005 में स्टार्ट हुआ था और कोशिश करी गई थी कि भाई इसकी जो रेट है बहुत कम हो जाए, केस के 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन हो जाए, और ये आज तक सर्विलेंस में है। ओके, लेकिन इसकी जो दवाइयां हैं बहुत धीरे धीरे करके ये रेसिस्टेंट होती जा रही है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर रेसिस्टेंट आता जाता है, जैसे आपके मच्छर के अंदर रेसिस्टेंट आता जाता है मॉर्टिन को लेके, वैसे ही। स्लाइड को देख लीजिए, चेंज करते हैं। अब आती है जूनोटिक या वेक्टर बॉर्न डिसीज। वेक्टर बॉर्न डिसीज उसे कहते हैं जो एक से दूसरे को ले जाने में हेल्प करता है, जैसे मलेरिया। तो पहला है हमारा प्लेग। प्लेग में वेक्टर कौन है? चूहा, माउस। ओके, कंप्यूटर का माउस नहीं, असली वाला माउस। एजेंट कौन है? यर्सीनिया पेस्टिस। ट्रांसमिशन कैसे होता है? रेट फ्ली बाइट्स, मींस चूहे ने काट लिया, सॉरी चूहे ने आपको काट लिया। जीनोस पाइसेलिया किनोप्सिस। ओके, बुबैनिक फॉर्म बनना शुरू हो जाएगा, लिम्फ नोड्स बनना शुरू हो जाएगा, सेमिक बनना शुरू हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम निकलना शुरू हो जाएगी। निमोनिक लंग्स, मींस लंग्स के अंदर निमोनिया या फिर कफ भरना शुरू हो जाएगा। सिम्टम्स क्या है? फीवर आएगा, पेनफुल हड्डियां शुरू हो जाएंगी और खांसी आना शुरू हो जाएगी, जिसमें भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। प्रिवेंशन क्या है? रोडेंट कंट्रोल, आसपास के चूहों को कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए, प्लेग नहीं होगा। इम्प्रूव सैनिटेशन, सैनिटेशन पर्सनल हाइजीनिक रखें, सैनिटेशन रखें, घर के आसपास जितनी नालियां हैं उनको क्लीन रखना शुरू करें। हिस्टोरिकल पेंडेमिक के बारे में बात करें तो एक आया था ब्लैक डेथ, ये हुआ था सूरत में, स्टार्ट हुआ था 1994 में, आपके जन्म से बहुत पहले। ये मॉडर्न आइसोलेट शोइंग द रिड्यूस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, धीरे धीरे इसमें भी रेजिस्टेंस आना शुरू हो रहा है, दवाइयां काम नहीं करेंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसके पास बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ये अंडे देता है, ये इंसान के अंदर आ जाता है, फिर धीरे धीरे करके साइकिल जो है बढ़ती जाती है, क्योंकि जो इंसान होता है फीकल मैटर वगैरह बाहर निकालता है, चूहे वहां घूमते रहते हैं, तो चूहे के अंदर फिर से ये आ जाता है और ये साइकिल कंप्लीट होती रहती है, रुकती नहीं है। अब आता है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स को देखेंगे तो ये स्किन बीमारी है, यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं किस तरह से स्किन की बीमारी हो जाती है ये। तो बैसिलस एंथ्रेसिस नाम है इसका, जिसकी से ये होता है कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल प्रोडक्ट एंड द वूल एंड द हाइड्स, मींस जो लोग करते रहते कुत्तों को करते रहते हैं वही गुची गुची गुची, और जो है कुत्तों में अगर ये पॉजिटिव एजेंट होता है तो आपकी स्किन में आ जाएगा या इनहेल के थ्रू आपके लंग्स की तरफ आ जाएगा। तो कुटिनेशियस है, मींस स्किन की तरफ होता है ये, फाइन, ये स्किन की तरफ होता है। इनहेल कर सकते हैं आप इसको गलती से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल का मतलब है कि गलती से आप इसे कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू बॉडी के अंदर जा सकता है। कैसे बचाएंगे अपने आप को? एनिमल वैक्सीनेशन करवाएंगे आप, अपनी नहीं जानवर की करवानी है। फिर क्या है कि जो है प्रॉपर क्लोथ और हैंडल आपको यूज करने पड़ेंगे, आप जो हैंडल कर रहे हो जानवरों को। क्लासिफाइड एज द पोटेंशियल बायोटेररिज्म, मींस ये एक वेपन की तरह है, बायो टेररिज्म इसको यूज कर सकते थे। चाइना का जब चला था कि चाइना ने कोरोना को ऐसा वेपन यूज करा है, वैसे ये भी हो सकता है। पीरियोडिक आउटब्रेक रिपोर्टेड इन द ओडिशा एंड द झारखंड। ओके, इसको देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। अब आते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी। ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती हैं। पहला है हमारा गोनेरिया। गोनेरिया में जो पॉजिटिव एजेंट है वो है निसेरिया गोनोरिया। किसकी से होता है? सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से। सेक्सुअल कांटेक्ट से मतलब है कि बॉडी टू बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होना चाहिए, तभी भी पॉसिबल है। तो प्रोटेक्शन यूज कीजिए। यूथरल डिस्चार्ज इसका सिम्टम्स है, पेनफुल यूरिनेशन इसका सिम्टम्स है, इनफर्टिलिटी इसका सिम्टम्स हो सकता है अगर आपने इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया तो। ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी थेरेपी लेनी पड़ेगी, सेफ्ट्रियोक्सेन एंड एजिथ्रोमाइसिन लेना पड़ेगा। तो ये भी हमारे एड्स के प्रोग्राम में कंट्रोल में आता है कि भाई नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, और ये ग्लोबली बहुत ज्यादा फैल चुका है क्योंकि मल्टीपल पार्टनर और अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से ये होता है। अब हम देखते हैं दूसरी एसटीडी, दैट इज द सिफिलिस
सिफिलिस किसकी वजह से होता है? ट्रिपोनिमिया पैलिडियम की वजह से होता है। ये भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या ट्रांसप्लेसेंटल। ट्रांसप्लेसेंटल का मतलब होता है जब माँ के पेट से या कोख से बच्चा, ये जो गर्भ में बच्चा है, फीटस में चला जाए, और कैसे होगा? प्लेसेंटा के थ्रू हो जाएगा। डिसीज की स्टेज क्या है? प्राइमरी पहले तो भाई पेनलेस होगा, फिर दूसरा ये होगा बॉडी पर रैशेस आ जाएंगे। टर्शरी ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑर्गन पूरी तरीके से डैमेज हो जाएंगे। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट के लिए आपको पेनिसिलिन लेनी पड़ेगी, वो भी किसकी? ये है आपकी बेंज़ोथेन की। ओके, तो यहाँ पे मैटरनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम की बात चल रही है, जहां पे जो मदर है उसकी हेल्थ के लिए हमें प्रोग्राम देखने पड़ते हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से ये स्किन रैशेस होना शुरू हो चुके हैं। ओके, चलिए इसको देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। हाँ जी, तो क्या टेक केयर करनी है आपको? भाई पहला तो है कि डिसीज बर्डन बहुत ज्यादा हो गया है। अगर ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ये 25% ऑफ ग्लोबल केसेस में आ चुका है, तो बहुत ज्यादा केसेस हैं हमारे पास। फिर है वाटर बॉर्न डिसीज भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सैनिटेशन सही से नहीं हो पाता है, यहाँ पे पानी साफ सुथरा नहीं आता है। फिर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस मींस आपकी जो बैक्टीरिया है उनके अंदर रेसिस्टेंस आना शुरू हो गया। जो आपकी ऑलरेडी दवाई चल रही है वो दवाइयां अब काम करना बंद कर रही है, तो आपको नई नई दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको जीन स्टडी करनी पड़ेगी, जेनेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो चाहे टीबी एमडीआर का हो या टीबी जेडडीआर का हो, ये ड्रग रेसिस्टेंस हो या फिर एसटीडी हो, इन सब के लिए हमें फिर से दवाइयां नहीं बनानी पड़ेंगी। अगर नहीं बनाई तो एक वक्त आएगा कि हमारे पास दवाइयां नहीं होंगी और एक बड़ी पॉपुलेशन साफ हो जाएगी। फिर आता है कि आपको किस तरह से बचना है, कि भाई वैक्सीनेशन कराते रहें। जो इनिशिएटिव्स हैं सरकार के उस पर ध्यान दें, चाहे वो स्वच्छ भारत हो या जल जीवन मिशन हो। ठीक है, जो बीमारियों को हटाने के प्रोग्राम हैं, जैसे नेशनल एलिमिनेशन ऑफ द टाइफाइड, नेशनल एलिमिनेशन ऑफ द लेप्सरी, इन सब के लिए आप भी ध्यान रखिए। फिर यूपीएससी के हिसाब से देखें तो बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक हो जाते हैं। पब्लिक हेल्थ हो जाती है, इंटरनेशनल हेल्थ हो जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, बायोटेररिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और वन हेल्थ अप्रोच हमें दिखानी पड़ेगी। वन हेल्थ अप्रोच के साथ आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।